अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैकर। और जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि हमारे चैनल पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लास शुरू होने वाला है। तो आज से हमारा क्लास शुरू होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में ही। और हमारा जो अभी चल रहा है झारखंड का, ठीक है, झारखंड का सिलेबस भी साथ में ही चलता रहेगा और साथ में हम इंडिया का भी कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों में कुछ यूपीएससी के भी फॉर्म भरे होंगे, है ना। तो यूपीएससी की भी तैयारी हो जाएगी अच्छे से। और आज लास्ट डेट है यूपीएससी के फॉर्म भरने के। और आई होप आप लोगों ने भरा होगा और हमारे साथ तैयारी में जुटे रहें और एग्ज़ाम पे फोकस करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसे भी हम साथ में कवर करेंगे। और ये हमारा झारखंड जेपीएससी का भी सिलेबस है और हमारा जितने भी जेएसएससी वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, जेएसएससी सीजीएल वगैरह, दरोगा वगैरह, सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इसे एक ऐसे फ़्लो में पढ़ें, एक कहानी बना के पढ़ें कि ये एक बहुत अच्छे से दिमाग में आपका मेमोराइज़ हो जाए और पढ़ने में भी आपको मज़ा आए और समझने में भी मज़ा आए। तो हमारे साथ बने रहें। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हर एक चीज़ का एक एक टॉपिक करके आपके पास आ रहा है, एक एक पार्ट करके। वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये भी आपको पार्ट वाइज पार्ट मिलेगा, ठीक है। और ये 2 से 3 दिन में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द बैटल ऑफ पलासी। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक फ़्लो में जानने के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे बनना शुरू हुआ, उसके पहले एक छोटा सा कहानी होगा, ठीक है। जो छोटा सा कहानी है, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सीढ़ी कहाँ से बननी शुरू हुई और कैसे कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनना शुरू हुआ और कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखाया, कैसे उस पर काम हुआ, ठीक है। ये सब आप हमारे साथ बने रहें और जाने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके में, ठीक है। तो द बैटल ऑफ पलासी जो 23 जून 1757 को हुआ था पलासी में, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर। लेकिन उससे भी पहले और एक ज़रूरी चीज़ है जिसे हमें जानना और ज़रूरी है, बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य, ठीक है। बंगाल में अंग्रेज़ लोग कैसे आए और कैसे बसे, ठीक है। यहाँ से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सीढ़ी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य जो है उसे बताते हैं और इसे एक कहानी के तौर पे आप सुने, ठीक है, और इसे अच्छे से मेमोराइज़ कर दे। ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है ये नहीं है, ये भी आपके सिलेबस में ही है, ठीक है। तो बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य जो है ये भी आपके सिलेबस में है। बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी भी है और आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। तो ये कवर करते हुए हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे आएंगे और बड़े अच्छे तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको समझ में भी आ जाएंगे और इसे याद करना और भी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आते हैं हम आगे अपने बंगाल पे अंग्रेज़ों के आधिपत्य पे। देखिए, तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बंगाल पे अंग्रेज़ों का आधिपत्य कैसे हुआ। और जानने के बाद ये आपका धीरे धीरे पूरा क्लियर होते जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, उसकी सीढ़ी कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे कैसे वो आगे बढ़ती है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनती है। और किन लोगों के साथ कैसा क्या व्यवहार किया अंग्रेज़ों ने और किस तरह से फिर वो एक रिफॉर्म वगैरह लिखते गए, ठीक है। तो ये पहली पायदान है, पहली सीढ़ी जिसको कहा जा सकता है, जहाँ से आप समझना शुरू करें। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो आप उसको जानना चाहते हैं तो आप एक बुक उठाकर आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन एक जेपीएससी, यूपीएससी और झारखंड के जो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जानना चाहते हैं तो वो इतने डिटेल में आपसे पूछता है और इतने अच्छे से पूछता है कि ये वो जानना चाहता है कि ये डीप नॉलेज है या नहीं आपका। तो क्वेश्चन छोटे छोटे ही रहते हैं लेकिन उन्हें जानना, उनके फ़्लो को जानना वो बहुत कठिन होता है कि वो समझना पड़ता है, ठीक है। तो मैं ये
जो क्लास लेकर आया हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इसके माध्यम से आप सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। तो जैसा देख रहे हैं हमारा स्टार्ट होता है बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य शुरू होता है, ठीक है। तो मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला जो सबसे संपन्न राज्य था वो हमारा बंगाल था, ठीक है। बंगाल मुग़ल सबसे संपन्न राज्य हम कह सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा था, क्योंकि वहाँ बंदरगाह वगैरह भी थे और वहाँ से जो व्यापार हो सकता था, ठीक है, वो एक सर्वाधिक संपन्न राज्य का दर्जा बंगाल को देता था, ठीक है। तो बंगाल मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आता था और बंगाल के जो नवाब थे उस समय वो मुर्शिद कुली खां थे, ठीक है। मुर्शिद कुली खां खुद को स्वतंत्र कहते थे, लेकिन फिर भी वो मुग़ल बादशाह को राजस्व देते थे। राजस्व देने का सिस्टम क्या था कि जैसे कोई राजा होता था, ठीक है, वो एक गवर्नमेंट की तरह काम करता था और सभी लोग उसे टैक्स देते थे, तो वो उसके अंदर आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये टैक्स भी देते हैं मुग़ल बादशाह को, लेकिन खुद को स्वतंत्र शासक भी बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक डिसीज़न होता है जो भी पूछ के लिया जाता था, ठीक है। लेकिन मुर्शिद कुली खां जो थे, बंगाल के नवाब थे, वो एक स्वतंत्र शासक थे, क्योंकि वो कोई भी डिसीज़न को मुग़ल बादशाह से पूछते नहीं थे, ठीक है। और मुर्शिद कुली खां ने ढाका से मुर्शिदाबाद को अपने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था, ठीक है। अपने वो राजधानी जो था ढाका से मुर्शिदाबाद कहाँ है, तो भागीरथी नदी के तट पर है, ठीक है। और मुर्शिद कुली खां ने इजातेदारी प्रथा और तकाबी ऋण चालू किया था, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं इजातेदारी प्रथा और तकाबी ऋण क्या है, ये लोन है जो कृषि के लिए दिया जाता था। तो ये दो इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रखें। मुर्शिद कुली के खां के बाद उनका उत्तराधिकारी जो था उनका दामाद था, ठीक है, सुजाउद्दीन उसका नाम था, ठीक है। तो सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना और अब इसके बाद सुराजुद्दीन के बाद सरफराज खां जो थे वो बंगाल के नवाब बने। कौन बने? सरफराज खां जो थे बंगाल के नवाब बने। और सरफराज खां जो थे वो 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध हुआ था एक, ठीक है। गिरिया का युद्ध ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1740 में हुआ था, याद रखिए। गिरिया के युद्ध में बिहार के सूबेदार जो थे अलीवर्दी खां, ठीक है, अलीवर्दी खां को सरफराज खां को बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां ने हराया गिरिया के युद्ध में 1740 में और नवाब ऑफ बंगाल बने, ठीक है। और इनके समय में क्या हुआ था कि ये मुग़ल साम्राज्य को राजस्व देना भी बंद कर दिए थे, और जब राजस्व देना बंद कर दिए थे तो वो पूरा का पूरा टैक्स का पैसा बंगाल में ही था। तो बंगाल में रहने के कारण वहाँ बंगाल में बहुत डेवलपमेंट होने लगा था और बंगाल बहुत आगे की दिशा में जाने लगा था और संपन्न हो चुका था, ठीक है। तो इतना समृद्धशाली बन गया था बंगाल कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था, ठीक है। बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था किसके समय? अलीवर्दी खां के समय। अलीवर्दी बिहार का सूबेदार था जो गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को हरा के बंगाल का नवाब बने थे, ठीक है। अब अलीवर्दी खां के बाद हमारा सिराजुद्दौला बना, ठीक है। सिराजुद्दौला ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है बंगाल के हिस्ट्री में और हमारे हिस्ट्री में भी, ठीक है। ये सिराजुद्दौला जो थे ये बहुत अच्छे नवाब थे जो 20 जून 1756 को, ठीक है, 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी, जिसको हम ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं, ठीक है, वो 1756 में काल कोठरी की त्रासदी इन्होंने ही किया था, सिराजुद्दौला ने, ठीक है। उस काल कोठरी ब्लैक होल ट्रेजेडी में हुआ क्या था? तो उसमें क्या हुआ था कि 146 अंग्रेज़ों को एक काले से छोटे से रूम में, अंधेरे रूम में बंद कर दिया था, ठीक है। रात भर उन्होंने सिराजुद्दौला ने उन्हें बंद रखा अंग्रेज़ों को, और 146 अंग्रेज़ों को छोटे से रूम में बंद रखा और सुबह होने पर खोला तो सिर्फ 23 लोग जिंदा थे, ठीक है। उस रूम में जो उन्होंने भर दिया था उसमें से जब निकले तो उसमें से 23 लोग जिंदा थे। तो ये अंग्रेज़ों को भर दिया था, ठीक है। ये ब्लैक होल ट्रेजेडी घटना कब घटी? तो 20 जून 1756
ठीक है, सिराजुद्दौला के चलते, सिराजुद्दौला ने ही ये किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं तो 23 जून 1757, ठीक है, 23 जून 1757 इस दिन क्या हुआ था? तो बैटल ऑफ पलासी, जैसा आप जानते हैं, ठीक है, बैटल ऑफ पलासी हुआ था। बैटल ऑफ पलासी किन के बीच में हुआ था? बैटल ऑफ पलासी वाइसराय जो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव, उनके साथ सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, उन लोगों के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला हार गए थे। अब वो हारे कैसे थे? ठीक है, उनका सेनापति था मीर जाफ़र, ठीक है, मीर जाफ़र था, और उनकी गद्दारी के चलते सिराजुद्दौला हार गए थे। और अंग्रेज इसे ही मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाए, और उसके बाद फिर 1760 में इसे हटा के मीर कासिम को बनाए। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया, मीर कासिम ने, ठीक है। सिराजुद्दौला के साथ 2 उनके वफादार सैनिक भी थे जो युद्ध स्थल में मारे गए। एक का नाम था मोहनलाल और एक का नाम था मीर मदान, ठीक है। तो अब हम बैटल ऑफ पलासी के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, है ना, उसको जूम करके देखते हैं क्या हुआ था उसमें। अब हम थोड़ा डीप में जानते हैं बैटल ऑफ पलासी में क्या हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ पलासी ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये भी आपका सिलेबस से बाहर नहीं है, लेकिन आपको एक फ़्लो मिल रहा है, आप इसे पकड़ कर चलें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तक पहुँचे हमारे साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द बैटल ऑफ पलासी। तो द बैटल ऑफ पलासी 23 जून 1757 में हुआ था, और ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रख लें क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है। तो 23 जून 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुआ था, ठीक है। और बैटल ऑफ पलासी जैसा आपको आगे बताए थे, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से वहाँ के वाइसराय थे रॉबर्ट क्लाइव, और इधर बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला थे और रॉबर्ट क्लाइव थे, लेकिन ये हार कैसे हुई, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ पलासी हमारे लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारा बहुत बड़ा इतिहास छुपा है, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे उनके पास 300 सिपाहियाँ थी, ठीक है, और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाहियाँ थी। रॉबर्ट क्लाइव के लिए ये युद्ध एक असंभव युद्ध था, क्योंकि ये जीता ही नहीं जा सकता था। 300 सैनिक के साथ, वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, और वो बंगाल के नवाब जिनके 18,000 सैनिक हैं, उनको हराना नामुमकिन था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रॉबर्ट क्लाइव ने 2 बार लेटर लिखा था, और लेटर में ये लिखा हुआ था कि मुझे और सिपाही चाहिए, तब मैं युद्ध कर सकता हूँ सिराजुद्दौला के साथ। ये 2 चिट्ठियाँ अभी भी रखी हुई है लंदन के इंडिया हाउस लाइब्रेरी में। इंडिया हाउस लाइब्रेरी लंदन में है, और यहाँ पे जब ब्रिटिश इंडिया आए थे तो यहाँ ग़ुलामी के जितने भी दस्तावेज हैं, जिस समय इंडिया ग़ुलाम हुआ करता था उस समय के जितने भी दस्तावेज़ हैं, 20,000 दस्तावेज़, वो अभी भी वहाँ सुरक्षित रखे हुए हैं। उनमें से 2 चिट्ठियाँ मिली हैं जो रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को लिखी है कि मुझे और सिपाही चाहिए, तब मैं सिराजुद्दौला के साथ युद्ध कर सकूँगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनकी बातों को नकार दिया। सिराजुद्दौला बहुत ज़्यादा सैनिक के साथ खड़े रहे, इनके मन में ऐसा कुछ आया भी नहीं कि वो हार सकते हैं। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने 2 जासूस भेजे और पता लगाने भेजे सिराजुद्दौला के पास, उनके शासन में 2 जासूस भेजे, और उन्होंने पता किया कि बोला, रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि जाकर पता करो कि कोई ऐसा इनके शासन में है जो हमारी रिश्वत ले, जो कुछ पैसे लेके अपने ईमान बेच सके, ठीक है। तो 2 जासूस जो थे वो सिराजुद्दौला के पास गए। 2 जासूसों को पता चला कि मीर जाफ़र जो उनका सेनापति है, ठीक है, सिराजुद्दौला का सेनापति जो है मीर जाफ़र, ये बंगाल की गद्दी के लिए पूरे बंगाल को बेच सकता है, बंगाल के 7 पुश्तों को बेच सकता है।
तो रॉबर्ट क्लाइव को ये मौका बहुत अच्छा लगा, और जब पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखे से मीर जाफ़र ने के कारण हारना पड़ा था, ठीक है, जिसके कारण हारे थे। तो ये हमारे भारत का गद्दार कहलाता है, याद रखिएगा, मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जो था, उसके जो वो बंगाल का नवाब बना इस युद्ध के बाद, और बंगाल का नवाब बनने के बाद भी उनके जितने भी सेनापति वगैरह थे, सब बोलते थे कि ये रॉबर्ट क्लाइव का कठपुतली है, ठीक है, ये अंग्रेज़ी शासन का कठपुतली है। अब बंगाल का नवाब तो मीर जाफ़र बन ही गया, लेकिन इसके पीछे रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो चुका था, ठीक है। और इसके पीछे रॉबर्ट क्लाइव या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के इशारे पे मीर जाफ़र नाचा करता था। उसके बाद फिर इसके बाद इसने मीर कासिम को बनाया था। तो ये बैटल ऑफ पलासी था, ठीक है। बैटल ऑफ पलासी में क्या होता है कि अंग्रेज बंगाल में आते हैं, ठीक है। तो हम आगे जानते हैं, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जानते हैं। बैटल ऑफ पलासी के बारे में जैसा आप लोगों ने देखा कि मीर कासिम के हाथ में लास्ट में चला गया था, ठीक है। तो मीर कासिम के हाथ में जाने के बाद वहाँ पूरा अंग्रेज़ों का आधिपत्य नहीं हुआ था। वो क्या मीर जाफ़र को जब उन्होंने गद्दी पे बैठाया था और वो खुद जितने भी राजस्व होते थे वो खुद लेने लगे थे, तो एक पीछे से रॉबर्ट क्लाइव वहाँ का अधिकारी बना था। मतलब मीर जाफ़र के बैठने के बाद वहाँ से जितना भी टैक्सेस आते थे वो रॉबर्ट क्लाइव के पास जाते थे, ठीक है। लेकिन अभी भारत में मुग़ल साम्राज्य था, ठीक है। तो अब बैटल ऑफ बक्सर क्या होता है इसमें सुनिए। तो बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर में हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, इसे अच्छे से याद कीजिए। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था बक्सर में। अब इस युद्ध में कौन कौन था, ठीक है। तो जैसा आपने देखा था बैटल ऑफ पलासी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। इस समय कौन है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर जो है, मतलब वहाँ के जो कमांड किए थे, कमांडेड बाय मेजर हेक्टर मुनरो। तो बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेज़ों की तरफ से मेजर हेक्टर मुनरो था, और यहाँ कंबाइंड आर्मी थी, ठीक है। कंबाइंड आर्मी ऑफ एन अलायंस ऑफ इंडियन स्टेट इंक्लूडिंग बंगाल, अवध एंड मुग़ल एम्पायर। तो ये एक कंबाइंड आर्मी थी, ठीक है, जो इंडियन स्टेट्स की थी, जिसमें बंगाल आता है, अवध आता है और मुग़ल एम्पायर आता है। तो बंगाल की तरफ से मीर कासिम थे, अवध की तरफ से सिराजुद्दौला थे, और मुग़ल एम्पायर की तरफ से शाह आलम टू थे। तो अब इस युद्ध में हुआ क्या? तो इस युद्ध में यही हुआ। तो इसका रिज़ल्ट निकल के आया, बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश। इतने जगह का टैक्स पे अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने, लेकिन यहाँ के आपस के जो लड़ाई थे, जिसका फ़ायदा उठाकर अंग्रेज घुसे, जिसमें बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पलासी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से वो अपना एक आर्टिकल लिखना शुरू किए और अधिकार करना शुरू किए। और देखिए इतने जगह का, वेस्ट बंगाल का, बिहार का, झारखंड का, उड़ीसा का और बांग्लादेश का दीवानी, मतलब दीवान इन्हें बनाया गया, और राजस्व अधिकारी भी इन्हें बनाया गया। मतलब जितना भी राजस्व आता है अब वो अंग्रेज़ों के पास आएगा। तो ये बैटल ऑफ बक्सर कैसे सफल हो पाया? जब बैटल ऑफ पलासी में आप देखे थे 300 सैनिक थे,
तो बैटल ऑफ पलासी में हारने के बाद और वहाँ के मीर जाफ़र को वहाँ का गद्दी देने के बाद, ठीक है, और मीर कासिम को उसके बाद जब मीर जाफ़र बना था, ये भी याद रखें मीर जाफ़र बना था, तो वो जितना भी दौलत था सब लुटा दिया था। अंग्रेज़ लोग उससे बहुत दौलत ले रहे थे राजस्व के नाम पर, जिसके कारण पूरा बंगाल का जो व्यवस्था था वो बहुत डगमगा गया था, जिसके कारण 1760 में उसे हटाकर फिर मीर कासिम को बनाए थे और मीर कासिम से फिर वो लेने लगे थे। तो मीर कासिम ने वो अंग्रेज़ों के कुप्रभाव से परेशान होकर अपने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, ठीक है। तो अंग्रेज़ आए कब थे ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अलग से याद रखें। ये सबसे पहले सूरत आए थे। सूरत में कहाँ आए थे, कब आए थे? तो 24 अगस्त 1608, ठीक है, पहली फैक्ट्री सूरत में 24 अगस्त 1608। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले कहाँ गई थी? सूरत गई थी, ठीक है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं जहाँ से देख रहे हैं संविधान बनता है, ठीक है, ये हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है। तो इतना आप ओवरव्यू लेके चलिए, जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे ये बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर आएगा तो वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा और वो क्लासेस लाइव चलेंगी और थोड़े देर के चलेंगे लेकिन डिटेल में चलेंगी, डीप स्टडी होंगे। तो आप इन्हें देखिए। तो रिज़ल्ट में इसका जो बंगाल के जो नवाब था मीर कासिम, बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, ये तो इसका एक तरह से कठपुतली ही था। ये इसके पैरों में अपना सर झुका दिया, वो सब कुछ रख दिया, ठीक है, सरेंडर कर दिया। अवध का जो था सुजाउद्दौला, ठीक है, सुराजुद्दौला बहुत बार लड़े लेकिन ये आखिर में आत्मसमर्पण किए हेक्टर मुनरो के पास, ब्रिटिश एम्पायर के ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और मुग़ल एम्पायर जो थे शाह आलम II, मुग़ल कमज़ोर हो चुके थे ये भी इतिहास के पन्नों में। और मुग़ल एम्पायर शाह आलम II जब थे तो उसी के समय बैटल ऑफ बक्सर हुआ था और ये भी हार गए थे। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी और राजस्व अधिकार इन्होंने हेक्टर मुनरो को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। और ये सौंपा कैसे था? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है। बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर इलाहाबाद की संधि के साथ समाप्त हुआ था और इस संधि के तहत ये सब राज्य से राजस्व लेना शुरू कर दिए थे अंग्रेज़ों ने। अब आगे देखते हैं हम कि ये बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ पलासी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको रिलेट करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम जैसा देखें बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पलासी देखें, तो अब इससे भारतीय संविधान से कैसे जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो 1757 में बैटल ऑफ पलासी, मैं बार बार डेट इसलिए लिख रहा हूँ कि ये आप लोगों को याद हो जाए, ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है। बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर ये कब हुआ, डेट इसका, और किसके किसके बीच में हुआ, ठीक है, उसका रिज़ल्ट क्या निकल गया है, ये सब बारीकी से आप लोग जान के रखिए। आगे वैसे जब हिस्ट्री क्लास होगी तो फिर उस समय आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप इसे एक रिवीजन के तौर पे रखिए जो याद रहे वो। देखिए 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुआ और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का शिकंजा कस गया, ठीक है। तो ये दोनों जब बैटल हो गए तो इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का पूरा अच्छा से एक तरह से कब्जा हो गया बंगाल पे, ठीक है। बंगाल पे इन लोगों का शिकंजा हो गया, ठीक है, बंगाल पे शिकंजा हो गया इस दोनों युद्ध के बाद। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने, ठीक है, जो शिकंजा इन लोगों ने कसा था, इस शिकंजे को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर बहुत सारे एक्ट, ठीक है, इसे इम्पॉर्टेंट है समझिए अच्छे से कि बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, ये दोनों होने के बाद बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शिकंजा बनाए रखने के लिए, शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, ठीक है। और ये एक्ट जो पारित किए ये भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी, ठीक है। ये अंग्रेज़ों
ने जो समय समय पर कई एक्ट पारित किए हैं बंगाल को अपने शासन और शिकंजे और अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए, ये एक्ट ही भारतीय संविधान की सीढ़ियाँ बनी और अंग्रेज़ों के द्वारा भारत जो कब्जे में आया था वो आज़ाद भी हुआ। ठीक है, तो ये पहला एक्ट पारित किए थे 1773 में, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट इनका पहला एक्ट था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये डेट याद रखें, ये पहला एक्ट था जो अंग्रेज़ों द्वारा पारित किया गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित किया गया था। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या था, इसे समझिएगा अच्छे से। तो इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है, संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, और इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या विशेषताएं थी वो भी देख लीजिए। तो इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आया, ठीक है, इसी के चलते बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया और मुंबई और मद्रास का जो गवर्नर था उसको अधीन कर लिया गया, अपने में मिला लिया गया। ठीक है, इसी एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल जो भारत का था वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखें, ये नाम वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो इस एक्ट के बारे में कुछ विशेषताएं और भी हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। और आज के लिए आप इतना ही समझें, और इसे नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखें, 3 बार देखें और इसे देखकर अच्छे से समझने की कोशिश करें ताकि हम आगे बढ़ें। और जितने रेगुलेटिंग एक्ट हैं और चार्टर एक्ट है उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होंगे और वहाँ से फिर संविधान का क्लास चालू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहें, स्टे ट्यून और जानें भारतीय संविधान को, उसके संक्षिप्त इतिहास को। और तब तक के लिए धन्यवाद।